ठीक है, तो आज हम भारतीय ताल वाद्यों की दुनिया में एक बहुत ही खास सफर पे चल रहे हैं। जी। हमारे सामने जो सामग्री है वो तबला और पखावज की जड़ों से लेकर आज तक के उनके विकास की कहानी कहती है। और ये सिर्फ दो साज नहीं है, ये भारतीय संगीत के दो बहुत मजबूत स्तंभ हैं। बिल्कुल, और ये कहानी सिर्फ संगीत के जानकारों के लिए ही नहीं है। सही बात है। अगर कोई नृत्य में रुचि रखता है, खासकर कथक या ओडिसी में, हाँ। तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि मंच पर इन दोनों वाद्यों की भूमिका कैसे बदलती है, उनकी अपनी अलग पहचान और आवाज क्या है। जी। तो आज हमारा मकसद इन दोनों अवनद वाद्यों की उत्पत्ति, उनके विकास के मोड़ और उनके घरानों की विशेषताओं को एक दिलचस्प बातचीत में पिरोना है। हम सिर्फ क्या और कब पर नहीं रुकेंगे। हाँ, बल्कि क्यों और कैसे को भी समझेंगे। या। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। तो सबसे पहले तबले से शुरू करते हैं। इसकी उत्पत्ति को लेकर इतनी कहानियां हैं कि अक्सर लोग उलझ जाते हैं। हाँ, ये होता है। एक सबसे मशहूर कहानी है कि पखावज को बीच से काटकर तबला बनाया गया। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये कहानी सुनने में बहुत नाटकीय लगती है, लेकिन तार्किक रूप से इसमें कई खामियां हैं। जैसे? आप सोचिए, पखावज एक ढोलक की तरह दोनों तरफ से जुड़ा हुआ वाद्य है। हाँ। अगर उसे बीच से काटा जाएगा तो दोनों हिस्से नीचे से खुले रह जाएंगे। अच्छा, बोंगो की तरह। बिल्कुल। जबकि तबले के दोनों भाग यानी दाहिना और बायां वो नीचे से बंद होते हैं। तो ये मत विद्वान स्वीकार नहीं करते। ठीक है, तो फिर अमीर खुसरो वाली कहानी का क्या? हम सबने तो बचपन से यही सुना है कि 13वीं सदी में उन्होंने ही तबले का आविष्कार किया था। हाँ, ये दूसरा और शायद सबसे ज्यादा प्रचलित मत है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। क्या? अमीर खुसरो, जिनका समय 1253 से 1325 ईस्वी तक था, उन्होंने अपने किसी भी ग्रंथ या लेख में तबले का जिक्र तक नहीं किया है। एक मिनट, जी। मतलब अमीर खुसरो वाली कहानी जो हम सब बचपन से सुनते आए हैं उसका कोई ठोस सबूत ही नहीं है? नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संगीत की कई किताबों में यही लिखा मिलता है। जी, ये एक स्थापित मान्यता है, पर ऐतिहासिक प्रमाणों पर खरी नहीं उतरती। एक तीसरा मत ये भी है कि ये अरब, फारस जैसे देशों से आया। अच्छा। वहाँ तबल शब्द का इस्तेमाल नगाड़े या ऊपर की ओर मुंह वाले वाद्यों के लिए होता था, लेकिन उनमें से कोई भी आज के भारतीय तबले जैसा नहीं था। तो वो एक अलग साज था। हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब और पद्मावत में भी तबल शब्द का जिक्र युद्ध के नगाड़े के तौर पर मिलता है। तो अगर ये सब सिर्फ कहानियां या अधूरे मत हैं, तो हमें ठोस सबूत कहाँ मिलते हैं? अब यहाँ से चीजें वाकई दिलचस्प हो रही हैं। बिल्कुल। सबसे पुराना और ठोस सबूत हमें मिलता है महाराष्ट्र की भाजा गुफाओं में। भाजा गुफाएं? जी, वहां दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की एक मूर्ति है जिसमें एक स्त्री तबला डग्गा जैसा ही एक वाद्य अपनी कमर पर बांधकर बजा रही है। अच्छा। ये इस बात का मजबूत प्रमाण है कि तबले जैसा वाद्य भारत में मुस्लिम शासन के आने से सदियों पहले मौजूद था। वाह, यानी तबला एक लोक वाद्य के रूप में बहुत पहले से हमारे बीच था। जी बिल्कुल। तो फिर इसे शास्त्रीय संगीत के मंच पर जगह कब और कैसे मिली? इसका श्रेय जाता है मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दौर को, यानी 1719 से 1748 के बीच। रंगीला बादशाह? हाँ, उनके दरबार में ख्याल गायकी को बहुत बढ़ावा मिला। अब ख्याल एक श्रृंगारिक और नजाकत वाली शैली है। उसके साथ ध्रुपद, धमार में बजने वाले पखावज की जो गंभीर और ओजपूर्ण आवाज है, वो मेल नहीं खा रही थी। तो क्या ये कहना सही होगा कि तबले का जन्म सिर्फ एक वाद्य का नहीं, बल्कि संगीत के मिजाज में आए एक बड़े बदलाव का नतीजा था? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मतलब संगीत जब मंदिर के ऊंचे गुंबदों की गंभीरता से निकलकर महफिल की शमा की नजाकत के पास आया, तो उसे संगत के लिए पखावज के ओज की नहीं, तबले की चपलता की जरूरत पड़ी। वाह, यही वो मोड़ था। मोहम्मद शाह के दरबार में एक पखावज वादक थे रहमान खां। उनके बेटे थे खुसरो खां। खुसरो खां। उन्होंने उस समय के लोक वाद्य तबले में कुछ बदलाव किए और उसे ख्याल गायकी की संगत के लायक बनाया। कुछ विद्वान इन्हीं खुसरो खां को दिल्ली घराने के संस्थापक उस्ताद सिद्धार्थ खां भी मानते हैं। ठीक है, ये तो हुआ इसका ऐतिहासिक विकास, पर क्या इसकी कोई गहरी शास्त्रीय जड़ भी है? यहाँ भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का जिक्र है। बिल्कुल। जब भी भारतीय संगीत में किसी चीज की जड़ें खोजनी हो, तो रास्ता नाट्य शास्त्र तक जरूर जाता है। सही बात है। आज के समय में विद्वान मानते हैं कि तबला और पखावज दोनों की उत्पत्ति का आधार नाट्य शास्त्र में बताया गया त्रिपुष्कर वाद्य है। त्रिपुष्कर मतलब 3 पुष्कर।
ये क्या थे? हाँ, कथा के अनुसार स्वाति मुनि ने कमल के पत्तों पर गिरती पानी की बूंदों से एक मधुर ध्वनि सुनी। उन्होंने विश्वकर्मा की मदद से उसी ध्वनि के आधार पर 3 वाद्य बनवाए। पहला था आंकिक, जो पखावज की तरह द्विमुखी था। अच्छा, यानी गोद में रख कर बजाते थे। तो इसका मतलब ये कि तबला और पखावज सगे भाई हैं जो एक ही पूर्वज त्रिपुष्कर से जन्मे हैं। एकदम सही कहा आपने। बस वक्त के साथ दोनों ने अपनी अलग अलग राह चुन ली। जी, माना जाता है कि त्रिपुष्कर के ऊर्ध्वक और आलिंग्य भागों से आज के तबले का विकास हुआ, और आंकिक से? और आंकिक भाग से उत्तर भारतीय पखावज और दक्षिण भारतीय मृदंगम का। यहीं से इन दोनों की यात्राएं अलग हो जाती हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि तबले का जन्म कैसे हुआ। अब बात करते हैं कि समय के साथ इसका रूप और इसकी आवाज कैसे बदली। हाँ, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक साज की आत्मा के विकास की कहानी है। बिल्कुल। शुरुआती दौर में यानी 18वीं सदी के चित्रों को देखें तो तबला वादक खड़े होकर कमर में तबला बांधकर बजाते थे। खड़े होकर? जी, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस समय दाहिना तबला बड़ा होता था और बायां, जिसे हम डग्गा कहते हैं, वो छोटा होता था। और बाएं पर स्याही भी नहीं होती? नहीं, बाएं पर पक्की स्याही की जगह गीला आटा लगाकर बजाने का रिवाज था। अच्छा। पंजाब में इसे धामा कहते थे। यहाँ तक कि 1906 में छपी मोहम्मद इसाक की किताब रिसाला-ए-तबला नवाजी में भी बायां छोटा और दाहिना बड़ा ही दिखाया गया है। ये बदलाव आया कब और इससे आवाज पर क्या फर्क पड़ा? क्योंकि किसी भी ताल वाद्य की पहचान तो उसकी आवाज ही होती है। सही बात है। समय के साथ वादकों ने महसूस किया कि बाएं की गूंज बहुत जरूरी है, तो धीरे धीरे डग्गा यानी बायां बड़ा होता गया और दाहिना तबला थोड़ा छोटा हो गया। और ये छोटा सा दिखने वाला बदलाव बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव था। बहुत बड़ा। इससे बाएं की गूंज और उसकी नादात्मकता यानी टोनल क्वालिटी कई गुना बढ़ गई, और यहीं से बाएं हाथ के रखाव और दाब गमक का प्रयोग शुरू हुआ। एक मिनट, जब आप दाब गमक कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या ये बाएं हाथ से डगे की पुड़ी को दबाकर वो जो एक घूम या वाइब्रेशन वाली गहरी आवाज पैदा की जाती है, उसकी बात हो रही है? बिल्कुल, वही जो घूं या घिन जैसी आवाज आप सुनते हैं, जो तबले को एक गहराई देती है, वो इसी तकनीक से संभव हुई। और इस एक बदलाव ने तबला बजाने की पूरी तकनीक और सोच को ही बदल दिया। पूरी तरह से। तो साज का आकार बदला, उसकी आवाज बदली, और जाहिर है जब आवाज बदलती है तो उसे बजाने वालों की सोच और तकनीक भी बदलती है। जी, और शायद यहीं से घरानों की दिलचस्प कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। हर घराना सिर्फ तकनीक का समूह नहीं है, वो एक सोच है, एक शहर की तहजीब है। जैसे दिल्ली घराना सबसे पुराना है, वहां बाया छोटा था, इसलिए उनकी पुरानी बंदिशों में डग्गे का काम बहुत कम है। ज्यादातर बारीक काम दाहिने हाथ का है। मतलब नजाकत ज्यादा है। हाँ, मेरे उस्ताद कहते थे कि दिल्ली घराने का तबला स्याही से नहीं सुरमे से बजता है। इतनी नजाकत होती उसके बोलों में। और वादकों ने दाब गमक की ताकत को पहचान लिया था। अच्छा। उन्होंने बाएं हाथ की संभावनाओं को खोजा और उसे अपने वादन का केंद्र बनाया। और अगर दिल्ली की नजाकत से बिल्कुल अलग किसी घराने को समझना हो तो आपको बनारस घराना सुनना चाहिए। बनारस। दिल्ली में अगर 2 उंगलियों से नक्काशी होती है, तो बनारस में 5 उंगलियों और खुली हथेली का काम है। उस पर पखावज का खुलापन और मस्ती का असर साफ दिखता है। तो आवाज में भी फर्क होगा? बहुत। उनके तबले और बाएं का आकार भी लगभग बराबर होता है। आपको उनकी आवाज में ही बनारस का ठाठ और अल्हड़पन सुनाई दे जाएगा। और लखनऊ? इसी तरह लखनऊ घराने पर कत्थक का प्रभाव है, तो उनके बोलों में एक नाटकीयता और खुलापन है जो नर्तक के पैरों का जवाब देता है। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे एक ही वाद्य अलग अलग शहरों में जाके वहां का मिजाज अपना लेता है। जी। अब तबले के बड़े भाई यानी पखावज की बात करते हैं। इसका इतिहास तो और भी गहरा है। निश्चित रूप से। पखावज या मृदंग का जिक्र तो रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। अच्छा। अजंता की गुफाओं की मूर्तियों में भी इसे देखा जा सकता है। जैसा हमने बात की, ये भरत मुनि के त्रिपुष्कर के आंकिक भाग का ही विकसित रूप है। तो ये सही मायनों में भारतीय तालवाद्यों का पुरखा है। बिल्कुल। मृदंग से पखावज तक का सफर कैसे तय हुआ? इन दोनों नामों में क्या कोई फर्क है? हाँ, ये इसके विकास की कहानी बताता है। इसका प्राचीन नाम मृदंग था क्योंकि ये मिट्टी से बनता था। मृद यानी मिट्टी और अंग यानी शरीर। मिट्टी से? जी। लेकिन मिट्टी का ढांचा लकड़ी के गुटकों, जिन्हें गट्टे कहते हैं, उनका तनाव नहीं सह सकता था, इसलिए उसे सुर में मिलाना बहुत मुश्किल था। अच्छा, तो जब लकड़ी का इस्तेमाल शुरू हुआ तब इसमें क्रांति आई? जी।
मध्यकाल में जब मिट्टी की जगह शीशम या खैर की लकड़ी का इस्तेमाल शुरू हुआ तो ढांचा मजबूत हो गया। तब वादक गट्टों की मदद से आसानी से स्वरों में उतार चढ़ाव कर सकते थे। इससे ध्वनि ज्यादा गंभीर, गूंजदार और मधुर हो गई। और माना जाता है कि पखावज नामकरण इसी मध्यकाल में हुआ। जी, ऐसा ही माना जाता है। तबले की तरह पखावज के भी घराने हैं, इनकी अपनी क्या पहचान है? पखावज के घरानों की परंपरा का इतिहास भी हमें 18वीं सदी से मिलना शुरू होता है। इसमें कुछ नाम बहुत बड़े हैं, जैसे कुदाऊ सिंह घराना, नाना पानसे घराना, नाथ द्वारा परंपरा और अवधि घराना। महाराज कुदाऊ सिंह को तो पखावज का युग पुरुष कहा जाता है। उनके घराने की क्या खासियत थी? महाराज कुदाऊ सिंह का वादन उनके व्यक्तित्व की तरह ही था, गंभीर, ओजपूर्ण और जबरदस्त तैयारी वाला। अच्छा। उनका घराना अपनी बहुत ही मुश्किल और लंबी पर्णों के लिए जाना जाता है, जैसे गजपर्ण, शिव तांडव पर्ण। इन बंदिशों में एक ताकत और गांभीर्य है। और नाना पानसे घराना इससे कैसे अलग था? नाना पानसे घराने का रास्ता बिल्कुल अलग था। उनका बाज सरल, मुलायम और गणित पर आधारित था। गणित पर? हाँ, वो मुश्किल और लंबी पर्णों से बचते थे। उनका ध्यान लयकारी की जटिलता पर ज्यादा था। उन्होंने संगीत सिखाने के लिए मात्राबद्ध पद्धति भी बनाई ताकि इसे आसान बनाया जा सके। तो एक तरफ कुदूस सिंह घराने का बाहुबल था, तो दूसरी तरफ नाना पानसे घराने की बौद्धिकता। क्या बात है, बहुत खूबसूरत तरीके से कहा आपने। और नाथ द्वारा घराना, इसका तो सीधा संबंध मंदिर से है। जी, ये घराना नहीं, एक परंपरा है। इसका विकास श्रीनाथ जी के मंदिर में ध्रुपद गायकी के साथ होने वाले कीर्तन से हुआ। आज भी वहां पखावज वादन की एक अनूठी शैली जीवित है। उनकी एक खास बंदिश है धिन्नक, जो उन्हीं की पहचान है। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि एक ही जड़ त्रिपुष्कर से पैदा होने के बावजूद इन दोनों वाद्यों ने अपनी जरूरत और संगीत के मिजाज के हिसाब से बिल्कुल अलग-अलग व्यक्तित्व विकसित कर लिए हैं। बिल्कुल, अगर सार निकालें तो पखावज अंकिक से विकसित हुआ, ये ध्रुपद धमार जैसी गंभीर शैलियों का साथी बना। हाँ। इसमें खुली हथेली और खुले बोलों का जोर है, जिससे एक ओजपूर्ण और गहरी आवाज पैदा होती है। और इसकी ताल की स्पष्टता नर्तक के पैरों के काम को और मजबूती देती है। और तबला, वो ऊर्ध्वक और आलिंग्या से विकसित हुआ। उसने ख्याल और ठुमरी की नजाकत का साथ दिया। जी। उसकी तकनीक उंगलियों के बारीक काम और बंद बोलों पर आधारित है, जिससे एक चपल, मधुर और बात करने वाली आवाज निकलती है। तो एक भाई ने मंदिर का आंगन और राज दरबार की गंभीरता को चुना और दूसरा महफिलों और बैठकों की अंतरंगता का साथी बना। परवरिश ने ही उनका चरित्र तय कर दिया। सही कहा। त्रिपुष्कर से जन्मे ये दोनों वाद्य, तबला और पखावज, भारतीय शास्त्रीय संगीत की ताल परंपरा की दो सबसे अनोखी और मजबूत आवाजें हैं। बिल्कुल। आज हमने तबला और पखावज की दुनिया की एक गहरी सैर की, उनकी उत्पत्ति की कहानियों से लेकर उनके घरानों की शख्सियत तक को समझा। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। परंपरागत रूप से पखावज की ध्वनि को एक पुरुष और तबले की ध्वनि को एक स्त्री की तरह देखा जाता रहा है, एक गंभीर और दूसरा चपल। हाँ, ये सुना है। लेकिन आज हम देखते हैं कि तबले का बनारस घराना पखावज की खुली हथेली की तकनीक अपना रहा है, और पखावज वादक भी अपने वादन में कोमल ध्वनियां और नजाकत खोज रहे हैं। तो क्या 21वीं सदी में ये शैलीगत सीमाएं धुंधली हो रही हैं? यही सवाल है। सोचिए, जैसे जैसे ये वाद्य एक दूसरे से सीखते और प्रभावित होते रहेंगे, भविष्य में संगीत और नृत्य की संगत का स्वरूप कैसा होगा? क्या हम एक नई मिली-जुली ताल भाषा के जन्म के गवाह बन रहे हैं? शायद।